और साथ ही साथ कैलकाटा बॉयज स्कूल के टीचर हैं हमारे साथ त्रिलोकनाथ पांडे जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं त्रिलोकनाथ जी की तरफ जाना चाहूँगी, जो कि आप बच्चों को क्लास 10-12 के बच्चों को आप पढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो ये बदलाव किया गया है, क्या इस बदलाव की ज़रूरत थी, और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो ये शिक्षा नीति में 34 साल के बाद ये बदलाव किया गया है? देखिए, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और ये खुशी की बात है। और इसी खुशी के साथ एक और खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी। और देखते देखते ये मार्च का महीना आएगा। मार्च के महीना में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार्च करती हुई ये हमारी जो नई शिक्षा नीति जो है वो पारित हो जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, एक आशा है, क्योंकि ये पूरे 34 वर्षों के बाद, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो मेरी उम्र है वो 37 वर्ष है, तो ये जो बदलाव आने चाहिए थे बहुत पहले वो अब आए हैं। हमारे देश में ये सोचने वाली बात है कि इतने वर्षों तक छिटपुट जो बदलाव थे वो एक सशक्त सरकार की वजह से, देखा जाए तो एक अचानक ये बदलाव जो देखने को मिलेगा ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है। यहाँ पर रोट लर्निंग जहां होती थी, जहां पर आपको बच्चे को सिखाया राम 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 राम, वो अंत में कब वो मरा मरा हो गया उसको पता ही नहीं चला। तो हम ऐसी शिक्षा पद्धति के वाहक हैं और संवाहक हैं शिक्षक होने के नाते भी, जहां पर सिर्फ याद करने पर, कहने का तात्पर्य यहां पर कि आपकी ये स्मरण शक्ति जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस शिक्षा नीति ने पूरी तरह से आमूलचूल जो कहा जाए परिवर्तन किया है। और ये जो फॉर्मेट जो हमको दिख रहा है यहाँ पे 5-3-3-4 बहुत बेहतरीन है। और खास करके जो 5 वाला जो है उसको भी तोड़ा गया है यहाँ पर। पहला 3 फिर 2 जी। यहाँ पर जहाँ पर बच्चे वो मिट्टी से खेलेंगे, खिलौने से खेलेंगे, यहाँ पे बकायदा शिक्षकों को भी ट्रेन किया जाएगा। तो ये शिक्षा नीति सिर्फ हवाओं में नहीं है। तो सर, आपके लिए आपका ये मानना है कि आप बिल्कुल सहमत है और जो यहाँ पर नीति में बदलाव किया गया है शिक्षा नीति में। हम प्रदीप सर की तरफ जाएंगे। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्या कहेंगे, ये जो बदलाव किया गया है 34 साल बाद, क्या इसकी जरूरत थी, क्या रिक्वायरमेंट थी इस बदलाव की? आप सोचिए कि हर चीज में 34 बरस में चेंज आया है। आप किस तरह से अपना लाइफ गुजारते थे, हर क्षेत्र में चेंज है। शिक्षा पद्धति वही है। अगर आप क्लासरूम का फिगर देखेंगे तो वो वही है। तो अभी ये हो गया है कि जो रोट लर्निंग होती थी, जो हम लोग रट के पढ़ते थे, उसके जगह अब आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। आप ये देखिए कि घर में अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि अगर उसको ठीक कैसे करना है। माने हाथ से तो हम कोई काम करना सीखते ही नहीं है स्कूल में। तो ये अब एम्फसिस है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। और इवन आप समझिए कि छोटे उम्र में वोकेशनल ट्रेनिंग भी ऐड कर रहे हैं वो लोग। तो आपको लकड़ी काटना, बढ़ईगिरी करना, मट्टी से खेलना, जैसे अभी बताया, और आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई किसी को रिपेयर करना कैसे करेंगे आप। तो ये सारी चीजें आप और जो पढ़ना है वो इंटरेस्टिंग करेंगे। आप यू विल बी विजिटिंग म्यूजियम्स, आप फील्ड ट्रिप करेंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे, आप जाके जो हाथ से काम करते हैं जो तो वो सब जाके वहां ट्रेनिंग करेंगे आप। तो ये एक बड़ा बदलाव है। जी जी बिल्कुल। सर, तो ये बहुत जरूरत थी और ये अब आ गया है, समझिए। तो मतलब आप भी सहमत हैं? हमारे यहाँ के आप भी सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ऐसा ज़रूर हमें भी लगता है कि अब जो आने वाले जो बच्चे होंगे, जो उनकी जो एजुकेशन जो लेवल होगी, शुरुआत से ही बच्चों की भविष्य की नींव रखी जाएगी। हाँ,
देखिए, बच्चों के भविष्य की नींव तो पहले भी थी, लेकिन अभी जो पढ़ने का तरीका है और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसका आप जीवन में उपयोग कर सकेंगे और वो इंटरेस्टिंग होगी, ताकि आपको पढ़ने का जो अभी बच्चों पर दबाव लगता है, क्योंकि आप जब सिर्फ बिना समझे सोचे समझे कि उसका एप्लीकेशन क्या है रट्टा लगाते हैं और वो रट्टा लगा के जाके मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। अब मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे और एप्लीकेशन के लिए पढ़ेंगे। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए आप ज्ञान हासिल करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट। क्या सिर्फ सैनिटाइजर से हाथ धोने से हम सुरक्षित हैं? कौन से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है जरूरी? कैसे इस्तेमाल करें सैनिटाइजर? आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट देंगे जवाब, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। ताज़ा टीवी पर देखें एक स्पेशल शो, आपकी सुरक्षा आपके हाथ, हर बुधवार रात 8:30 बजे लाइव और शनिवार शाम 4:30 बजे व रविवार सुबह 11:30 बजे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय केमटेक्स। করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি আমাদের ডেঙ্গু দমনেও এগিয়ে আসতে হবে। পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের টুকরো, ফাঁকা ডাবের খোলা, পুরনো টায়ার ও অন্য কোথাও জল জমতে দেবেন না। জমা জলে জন্মাতে পারে ডেঙ্গুর মশা, যা আপনাকে ও আপনার চারপাশের মানুষদের অসুস্থ করে দিতে পারে। জ্বর হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে বিনামূল্যে পরীক্ষা করান। মনে রাখবেন, নোংরা জমা জল সাফাই, ডেঙ্গু দমনে আমরা সবাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। छपते छपते लेकर आया है इंडिया का पहला डिजिटल इंटरैक्टिव ई पेपर। अब आप अपना अखबार पढ़ने के साथ साथ खबरों के वीडियो भी देख सकते हैं। बस क्लिक कीजिए खबर पर लगे प्ले बटन को और सीधा लुत्फ उठाइए उस खबर की वीडियो का। और तो और, ये ई पेपर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। रोजाना अपने फोन पर देश का पहला डिजिटल इंटरैक्टिव ई पेपर पाने के लिए हमें 9007006900 पर न्यूज लिखकर व्हाट्सएप करें। छपते छपते खबर छुपाता नहीं, छापता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताज़ा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे देखिए सिर्फ ताज़ा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आईलीट के निदेशक प्रदीप चोपड़ा और हमारे साथ कैलकाटा बॉयज स्कूल के त्रिलोकनाथ पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम त्रिलोकनाथ पांडे जी के रुख करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से स्कूल सिस्टम में काफ़ी बदलाव किया गया है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है कि कक्षा 5 तक पढ़ाई में मदर जो लैंग्वेज होती है, मदर टंग लैंग्वेज, उसको यहाँ पर कहा गया है कि उसका भी पढ़ाई जो है वो उस पर भी होगी, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में भी की जाएगी। तो इसको लेकर के आप बताएं कि कितने बच्चे इसकी तरफ से आकर्षित होंगे, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग भाषा होते हैं और अगर देखा जाए तो एक स्टेट में कई तरह के भाषा बोले जाते हैं। तो इसमें बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होगा और बच्चे कितनी अच्छी तरीके से ये राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और फिर ये जो स्थानीय भाषा उसको बोलने में सक्षम हो पाएंगे? और सबसे पहली बात तो यही एक जगह है जहां पर
मेरा मन कचोटता है, क्योंकि जब कभी भाषा की बात आती है अपने देश में तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर निर्णय लेने में क्यों इतना आनाकानी होती है। यहाँ पर ये निर्णय थोड़ा मुझे यहाँ पर दुविधाजनक दिखते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि हर राज्य की अपनी भाषा है, सब कुछ है। यदि ऐसा कुछ किया जाता कि यहाँ पे मान लीजिए अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, बंगला भी है, अपने राज्य की बात कर रहा हूं, और तीनों भाषा में शिक्षा जो है एकदम निचले स्तर से ही शुरू की जाए, एकदम ऊपर तक जाए। उसमें ये नहीं कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, पूरे देश में इस प्रकार की चीजें अगर कर दी जाए तो यहाँ पे ये जो स्थिति जो है, असमंजस की स्थिति है, ये दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब आप शिक्षा व्यवस्था में किसी चीज को देना चाहते हैं, बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पे लिखा भी हुआ है कि भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। ये ज्ञान पाने का एक साधन है निश्चित तौर पे, परंतु यहाँ पे आप क्यों नहीं तीनों भाषाओं को लेकर चलिए और तीनों को समान अधिकार दीजिए और तीनों को लेकर आइए। तो अभी भी शायद यहाँ पर एक मैं कहूंगा सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों को या बच्चों के पास आप करिकुलम लेकर जाइएगा, पुस्तक लेकर जाइएगा, तो किस भाषा में होगी? यूं तो कहा गया कि 8 भाषाओं में होंगी चीजें, 8 भाषाओं में मॉड्यूल बनाई जाएंगी, है ना, लाइब्रेरी तक तैयार होगी, ई लाइब्रेरी होगी और बहुत सारी चीजें तकनीकों के मार्फत से बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। परंतु प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से शिक्षक इसको आत्मसात करेगा या फिर लेकर जाएगा, स्कूल जो है उसको कैसे लेकर, क्योंकि वहां पे साफ तौर पे कहा गया कि प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ये दोनों के दोनों स्थानों पर या फिर जो विद्यालयों में इसका अनुपालन करना ही होगा, लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ी एक सवाल है यहाँ पर, मुझे लगता है जी इस सर एक सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि रीजनल भाषा का इस्तेमाल करना है, वो हिंदी स्कूल में तो हो जाएगा, अगर बात करें इंग्लिश मीडियम स्कूल की तो उसमें कैसे बच्चे कर पाएंगे? क्योंकि मदर लैंग्वेज तो जो इंडिया में है उनका तो हिंदी ही बोला जाएगा। जी, अब यहाँ पे असुविधा ये है कि जब हम लोग इस ओर आते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि वहां पर हिंदी, अंग्रेजी जो भी है, जो भाषा अंग्रेजी माध्यम है, वहां पे सभी को फॉलो ही करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी अटपटी सी स्थिति है, इस पर थोड़ी और खुलासा की आवश्यकता है, चर्चा की आवश्यकता है, और इसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में काफी वहां पर जो लोग हैं, साइंटिस्ट से लेकर सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो वो लोग निश्चित तौर पे इस पर कुछ ना कुछ या फिर सोच लिए होंगे, क्योंकि मार्च के, जहां तक मुझे खबर मिल रही है, मार्च तक ये इसको पारित कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मसौदा होगा, कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा। तो उसके विषय में अभी तक कोई जानकारी खुलकर नहीं आई है। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ रांची से डीएवी स्कूल की शिक्षिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, सुमन झा। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। आप क्या कहेंगे, जो 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपके हिसाब से जो ये बदलाव किए गए हैं, क्या इसकी जरूरत थी या ये पहले ही आ जाना चाहिए? 34 साल बाद जो आया है। नहीं, आना तो बहुत पहले चाहिए था। बदलाव की जरूरत तो बिल्कुल है जी। अभी हम इतना मॉडर्न आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, टॉप यूनिवर्सिटीज, जिसमें क्वालिफाई करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, IIM, IIT, टफेस्ट एग्जाम है, वो अभी वर्ल्ड में कहीं भी रैंक नहीं पाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। इसीलिए बदलाव की जरूरत तो बिल्कुल थी, पहले ही होना चाहिए था। चलिए, लेट से ही आए, देर आए दुरुस्त आए। अब कुछ बातें जैसे अभी पांडे जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जो रीजनल लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है वो तो है। तो आप ये मानते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को लेकर के परेशानी हो सकती है, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण की भी जरूरत है, थोड़ा सा इस पर भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 प्रॉब्लम होगी। अब जैसे उन्होंने कहा, अगर बंगाल से बच्चा पढ़ के आएगा, रीजनल लैंग्वेज लेके आए, तो किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसको कैसे रेटिंग करेंगे, क्या करेंगे? कोई चेन्नई से तमिल पढ़ के आ रहा है, कोई आगरा से तेलुगु पढ़ के आ रहा है, उसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर तो जरूर से रिसर्च और होना चाहिए, उसको और अच्छे से करना चाहिए प्लानिंग। वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा हम लोग भी नहीं सोच पा रहे। जैसे अभी 3 लैंग्वेज हम स्कूल में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई ज्यादा बहुत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो हमारा अभी का जो सिस्टम है वो तो सच में बहुत फायदे का नहीं था बच्चों के लिए। अब जो चेंजेस हम उसको एक्सेप्ट करेंगे,
वो कैसे होगा, हमको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, नई चीज है, नई बातें हैं, एक बार कर लेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज वाला हिच तो हम लोग को भी है। कल हमने जब सुना न्यूज में तो हम भी सोच रहे थे कि ये हाउ ही विल इम्प्लीमेंट दिस, आई वॉज अनेबल टू मेक आउट। वी ऑल वर डिस्कसिंग इन द स्कूल। आज हम स्कूल में यही बात अपना फोन पे फ्रेंड्स लोग से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ जैसे मैं झारखंड में रांची में हूँ, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज तो बहुत सारी छोटा नागपुरी भाषाएं हैं, हम किसको लेंगे, क्या करेंगे, उसको पढ़ के बच्चे मतलब उनका क्या फ्यूचर होगा। इसलिए ये सब पे थोड़ा सा डाउट तो है कहीं कहीं, लेकिन एक बार अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर ट्रायल एंड एरर करके हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करना चाहेंगे प्रदीप चोपड़ा जी का। सर, कॉलेज स्तर पर भी काफी बदलाव किए गए हैं, आप क्या कहेंगे? कॉलेज स्तर पर जो बदलाव किए गए, कॉलेजों में एडमिशन के लिए एसईटी की तरह एंट्रेंस टेस्ट किए जाएंगे, ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कराएगी। काफी कुछ बदलाव किए गए कॉलेज को लेकर के, आप इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एडमिशन के लिए तो अभी भी परीक्षाएं होती है। हर यूनिवर्सिटी अपना एक सिलेक्शन टेस्ट करती है। हमारे अभी हम लोग मकाउट से एफिलिएटेड हैं तो सीईटी उनके यहाँ भी होती है। लेकिन मेजर जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। और ये जो अभी एफिलिएशन है, ये एफिलिएशन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगले 15 सालों में, क्योंकि ये एफिलिएशन का सिस्टम सिर्फ 4 देशों में है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। और वो 4 देश जो है वो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी। तो अभी और कोई देश में ये एफिलिएशन है नहीं। और ये जो अभी इतना जो रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट है, ये रेगुलेशन अब कम रेगुलेशन होगा, बिकॉज पूरी ऑटोनॉमी जो है वो कॉलेजेस को दे दी जाएगी। तो कॉलेज एक्चुअली एक तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। दे विल बी डिग्री ग्रांटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कॉलेजेस को ये लिबर्टी दी जाएगी कि वो अपना करिकुलम खुद बनाए, वो अपनी पैडागोगी खुद निश्चित करे, वो अपना एक असेसमेंट का तरीका खुद निश्चित करे। एक ब्रॉड पैरामीटर के अंदर में इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और नई नई चीज़ों को करने की आज़ादी होगी, जो अभी है नहीं। अभी तो एकदम रिजिड रूल्स हैं और बहुत स्ट्रिक्ट इनपुट रूल्स हैं। ये सारे रिजिडिटी है, ये चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरा जो एम्फेसिस है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर है, हैंड्स ऑन लर्निंग पे है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जैसे स्कूल में रोट लर्निंग के जगह जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, उसका एक बड़ा विस्तृत रूप जो है आपको कॉलेजेस में मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे देश की हालत ये है कि 95% जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयड है। माने इंडस्ट्री चाहती कुछ और है और हमारी इंस्टीट्यूशन पढ़ाती कुछ और है। तो इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। तो अब जो है वो इंडस्ट्री के साझेदारी में, पार्टनरशिप में करिकुलम डिजाइन होगा, पढ़ाई होगी, इंटर्नशिप होगी और इंडस्ट्री सारे प्रोजेक्ट देगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और बच्चे करेंगे उस प्रोजेक्ट्स को और उसके लिए बच्चों को इंडस्ट्री का पेमेंट भी मिलेगा। तो ये एक नई दिशा है। इसका एक थोड़ा बहुत उदाहरण जो है इस तरह की शिक्षा का जर्मनी में है, जहाँ पर बच्चे आधा वक्त कॉलेज जाते हैं और आधा वक्त इंडस्ट्री या बिजनेसेस में जाके माने काम करके काम सीखते हैं। तो वही एक कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुस्तान में भी आ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप सर, मल्टीपल एंट्री और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी। आप मेरे ख्याल में मैं कहूंगा कि जी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी विकल्प मिलेगा यहाँ पर। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी बड़ा एक यहाँ पे हाँ ये एक बहुत बड़ा इसकी उपयोगिता है। क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल रीजन के कारण, फैमिली रीजंस के कारण बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं और एक बार ड्रॉप आउट करने के बाद उनके पास वापस आने का कोई विकल्प नहीं है। ये उस प्रॉब्लम को एक एड्रेस करेगा कि बच्चा अगर समझ लीजिए कोई कारण से बीच में ड्रॉप करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है या और कोई कारण है, तो वो वापस आके और अगर उसने समझिए वापस ना भी आया तो उसने जो वो पढ़ा है उसका सर्टिफिकेशन उसको मिल जाएगा। तो अगर एक फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ा है तो उसको डिग्री मिल जाएगी
और 4 साल उसको पढ़ना पड़ेगा अगर और वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। देखिए वर्ल्ड वाइड 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, तो आज अगर कोई बच्चा यहाँ से अमेरिका या यूरोप में पढ़ने जाएगा तो उसको 4 ईयर प्रोग्राम करना जरूरी है, नहीं तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा जी। तो अभी हमारे यहाँ 3 साल का प्रोग्राम रहता है, तो उसको 1 साल जाके वहाँ पर माने कोई और कोर्स लेके वहाँ पर पैसा खर्च करके उसका 4th ईयर कंप्लीट करना पड़ता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम 4 ईयर प्रोग्राम वो हिंदुस्तान में कर लेगा। तो ये कई बदलाव हैं जो बहुत जरूरी थे, जो बहुत साल से आने थे, आज पहले भी माने आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब आ गए हैं। चलिए ये एक बार तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा नीति को लेकर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी जी बोलिए प्रदीप सर आप अपना बात रख रहे थे, बोलिए। नहीं, एक और दूसरी जो मेन जो एक और जो बहुत बड़ा जो बदलाव आया है वो आया है कि आप चॉइस बेस्ड सिलेबस है, माने आप केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूजिक सीख सकते हैं या कलनरी साइंस सीख सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ में म्यूजिक सीख सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमी के साथ में आप समझिए कोई एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो आप माने ये बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको पढ़ना क्या है और वो किस कॉम्बिनेशन में पढ़ेगा। एज लॉन्ग एज आप एडिक्वेट क्रेडिट्स अगर आपको मिल जाती है तो आपको ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा की या सर्टिफिकेट की आपको माने आपको मिल जाएगा। तो अब ये एक स्ट्रिक्ट रिजिड करिकुलम नहीं है। बिल्कुल। चलिए ये जो हमारा चर्चा है, जिस तरह से हम बात करें 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और जिस तरह से हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं उनका भी यही कहना है कि ये बदलाव पहले ही हो जाना चाहिए और देर आए पर दुरुस्त आए, और सभी इस जो बदलाव है उसको लेकर के अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও আমাদের চেনা বিপদ ডেঙ্গুর মশাকে ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখবেন ডেঙ্গুও কিন্তু বিপজ্জনক। ঝোপঝাড়, আবর্জনা, নর্দমা এবং অন্যত্র জমা জলে ডেঙ্গুর মশা জন্মায়। ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করতে কোথাও জল জমতে দেবেন না এবং মনে রাখবেন সপ্তাহে একদিন চারপাশ দেখে নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। It takes care of all scientific methodologies of current day teaching. Here the faculty members as well as the staff members are very friendly. A tremendous thrust to excel. Here the extracurricular activities in our college play more interest in our college students. So the entire infrastructure inspected by multiple accreditation agencies and they have given a star rating. इसीलिए विटामिन सी जैसे 5 इम्यूनिटी बूस्टर्स वाला नया इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल, इंडिया का पहला कुकिंग ऑयल जो बढ़ाए आपके परिवार की अंदरूनी शक्ति। अब हरने वाला इम्यूनिटी वाला इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एल्स्टासन हैंड रब हैंड सैनिटाइजर आपकी हाथों के लिए, एल्स्टाकॉल 25+ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, एल्स्टासन 256 आपके फर्श और फर्नीचर के लिए, सिल्फॉक्स मिस्ट आपकी सब्जियों और मास्क के लिए, सिल्फॉक्स फ्यूम आपके वातावरण के लिए, डेटपॉल एंटी माइक्रोबाइल हैंड वॉश आपके हाथों के लिए। ये सभी सैनिटाइजर उपलब्ध है हमारे ऑनलाइन शॉप में, या अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर की, जो कि 34 साल के बाद बदलाव किया गया है। ब्रेक किए जाने से पहले प्रदीप चोपड़ा सर ने बताया था कि
अभी जिस तरह से कहा गया है कि स्ट्रीम की जो सिस्टम थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है। अब जो छात्र फिजिक्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ वो अकाउंट्स भी ले सकते हैं, या फिर उनके अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के साथ वो इतिहास ले सकते हैं, अपने मनपसंद के जो है सब्जेक्ट्स वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि ये नया अभी फिलहाल नई पॉलिसी आई है। इसके बारे में बात करने के लिए रुख करना चाहेंगे सुमन झा का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, आप क्या कहेंगे, अब स्कूल में जिस तरह से स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है, अब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स अकाउंट्स का छात्र है और वो उसके साथ साथ अगर उसकी रुचि अगर इतिहास में है तो वो इतिहास ले सकता है, तो इसको लेकर के बताएं, क्या बच्चों में इस तरह से जो ये नई पॉलिसी आई है, क्या ये कंफ्यूजन पैदा करेगी? सुमन झा हमारे साथ फोन लाइन पर वो हमारा संपर्क जो है मैम के साथ, सुमन झा के साथ अभी फिलहाल टूट चुका है। हम रुक करना चाहेंगे प्रदीप सर का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, आप ब्रेक के जाने से पहले स्ट्रीम सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर ये भी एक नई पॉलिसी में जुड़ी हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे मन में सवाल भी आता है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना था लेकिन मैं इसके साथ ये नहीं ले सकता। तो क्या ये कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों के मन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर वो फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स के साथ साथ अगर उन्हें उनकी जो रुचि है वो संगीत में है या फिर डांस में है, तो कैसे उसके साथ वो कोप अप करेंगे? नहीं, देखिए, इसकी कई रेलेवेंस है। इसकी रेलेवेंस ये है कि एक तो आप अगर समझिए आपने इंजीनियरिंग शुरू किया फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में जाके आपको लगा कि आपको इंजीनियरिंग आपने गलत चॉइस कर लिया, तो अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि आप एक साल खराब करें और उसके बाद वापस आप फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करें। लेकिन आज नई पॉलिसी में आपको एक विकल्प मिलेगा कि आप सेकेंड ईयर में आप चाहें तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजिए जी। तो आपको एक साल खराब नहीं करना पड़ा, आप स्ट्रीम चेंज कर लिए। आपको लगा कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा मुझे इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट वांट टू परस्यू दैट सब्जेक्ट, आई विल चेंज, तो एक ये आपको विकल्प मिल गया। दूसरा, ऐसे कई प्रोफेशंस और ऐसे नए जो जॉब्स या बिजनेसेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको अनरिलेटेड सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जैसे तो आपको अगर ये पॉसिबिलिटी मिलती है, आप अनरिलेटेड सब्जेक्ट, जो अनरिलेटेड इन द सेंस कि आज के जो एक जो जिस तरह से सिलेबस बनाया हुआ है उसके हिसाब से अनरिलेटेड सब्जेक्ट। अब आप सोचिए कि आप अगर यू वांट टू बिकम अ पर्सन हु विल डू अ स्पेस आर्कियोलॉजी, अब एक स्पेस आर्कियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट आया है, तो इसमें आपको फिजिक्स और स्पेस और इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए और आपको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो अब ये अगर स्पेस आर्कियोलॉजी एक नया है, तो अगर बच्चा शुरू से ही हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, आर्कियोलॉजी भी पढ़ रहा है और स्पेस साइंस भी पढ़ रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? उसको बनना है स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट। और इस तरह के और बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस इमर्ज होंगे। तो वो उसके लिए अगर बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेके मैं ये प्रोफेशन में जाऊंगा, तो ये उसको डिसाइड करने दीजिए ना, उसमें हम क्यों डिक्टेट करें कि नहीं भैया तुमको तो यही पढ़ना पड़ेगा। तो एक उसमें उसकी रुचि की बात है और दूसरी जो नए इमर्जिंग प्रोफेशंस है उसकी रिक्वायरमेंट की भी बात है, और तीसरी है कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मुझे लगा कि गलत डिसीजन है, तो उसके लिए मुझे करेक्शन का मौका भी मिल रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें चैलेंज ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे प्रोवाइड करेगा, तो वो एक चैलेंज जरूर है। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब आप मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज खोलिए, बहुत बड़ा कॉलेज खोलिए, इतना बड़ा विशाल कॉलेज खोलिए ताकि उसमें हर तरह की क्लासेस होगी, तो बच्चा जहाँ जिस क्लास में अटेंड करना चाहे वो अपना अटेंड कर ले। तो ये संभव है क्योंकि विदेशों में ये चीज़ हो रही है और पॉसिबल है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी होगा। जी चलिए, हमारे साथ एक बार फिर से सुमन झा जुड़ चुकी है, हम उनका रुख करना चाहेंगे। मैम, जिस तरह से प्रदीप सर भी बता रहे थे, जो
स्ट्रीम सिस्टम को जो बदलाव किया गया उसको लेकर के आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? जो स्कूल में अब स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है, बच्चे अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रदीप सर ने जो बोला काफ़ी पॉजिटिव था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि होती है और पहले ऐसा नहीं था कि वो विकल्प उन्हें मिले, लेकिन अब उन्हें ऑप्शंस मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, देखिए जो प्रदीप सर बोले वो बिल्कुल सही है, वो हायर लेवल पे ठीक है। स्कूल में अगर बच्चा कुछ भी, अगर आर्कियोलॉजी बच्चा अगर स्कूल में लेना चाहे, हिस्ट्री लेगा तो नो प्रॉब्लम, वी हैव हिस्ट्री टीचर्स, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट स्कूल में है। लेकिन अगर बच्चा जो सब्जेक्ट स्कूल में नहीं है अगर वो चूज करेगा तो आई डाउट कि कोई भी स्कूल उसमें हेल्प कर सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। बच्चा क्लास 6 से एक स्किल सब्जेक्ट चुन लेगा, अपने पसंद की सब्जेक्ट चुन लेगा, उसको लेके वो आगे बढ़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये इस पॉलिसी का, जो एजुकेशन का नया पॉलिसी है, इसका ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है, थोड़ा सा लिमिटेशन स्कूल में इसलिए हो जाएगा, कॉलेज में नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉलेज होगा, लेकिन स्कूल में कुछ लिमिटेशन कुछ सब्जेक्ट के साथ हो सकते हैं। जी, मतलब आपका कहना है कि स्कूल में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कॉलेज की कोई बात नहीं है। प्रदीप सर, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैम का कहना है कि स्कूल में ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि स्कूल में एक लिमिटेशन होती है, कॉलेज में नहीं। एक तो ये है, नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम तो कॉलेज में भी होगी। वहां ये कहा गया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज में जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उसमें से ही चूज करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कॉलेज एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोलेगा। अभी फॉरेन में क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि समझ लीजिए आप, मेरे कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है और आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप हमारे यहाँ फिजिकली समझिए 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और एक सब्जेक्ट हम नहीं आपको दे सक रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ लीजिए। उसमें ऑनलाइन का एग्जाम्स हम कंडक्ट कर देंगे, या ऑनलाइन में जो कॉर्सेरा है और भी जो पोर्टल है वो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उससे आप एग्जाम्स में पास करके आप क्रेडिट ले आइए, हम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे देंगे। तो वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में सारे सब्जेक्ट नहीं है तो कॉलेज में सारे सब्जेक्ट हो गए। ये तो संभव ही नहीं है अगले 20 सालों में कि हर कॉलेज या हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे सब्जेक्ट दे सकेगा। ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम ये आपको लिबर्टी दे रहे हैं चूज करने के लिए। अगर वो लिबर्टी, हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं उसमें से आप चूज कर सकते हैं, हमारे पास जो नहीं है वो आप बाहर से कर लीजिए। आप चाहे वो ऑनलाइन कर लीजिए या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, ऑनलाइन उनका कोई कोर्स है तो वो संभव है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि स्कूल के लिए ये इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट देना स्कूल के लिए संभव नहीं है। जी, मैं रुख करना चाहूंगी त्रिलोकनाथ जी का। सर, रिपोर्ट्स कार्ड को भी लेकर के बदलाव किए गए हैं। कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड में वो 3 तरह के मूल्यांकन होंगे, इसमें भी बदलाव किए गए, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, देखिए यहाँ पर एक तो कहा गया है कि वो बच्चा भी अपना मूल्यांकन करेगा, शिक्षक भी करेगा और उसका जो पीयर भी है वो भी करेगा, मतलब उसका जो मित्र है वो भी करेगा। तो ये बहुत अच्छी बातें विदेशों में होता है, जहां पर वो क्लास 1 में बच्चा या फिर नर्सरी में प्रवेश किया और वो जब वो निकलता है कॉलेज से के लिए तैयार होता है, स्कूल के बाहर निकलता है 12th तक का, तो बकायदा अंग्रेजी के जो विद्यालय हैं बाहर विदेशों में, वहां पे उनका बकायदा एक प्रोफाइल मेंटेन किया जाता है। वो एक क्लास टीचर के बाद दूसरे क्लास टीचर को हैंड ओवर किया जाता है, दिया जाता है, और वो मतलब जब पास आउट होगा तो वो समझ में आ जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गलतियां करता था और कहाँ इम्प्रोवाइज किया, कहाँ वो बदलाव आया है उसमें। तो ये बहुत बढ़िया चीज है ना। तो यहाँ पर सिर्फ वो ना देखें कि सिर्फ वही है, परंतु ये भी देखें कि उसका वो 360 डिग्री जो है मूल्यांकन होगा। ये भी एक बात ध्यान में रखनी है कि वहां पर ऑनलाइन चीजें होंगी, जहां पे मूल्यांकन भी ऑनलाइन भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध होंगी और चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रखने की कोशिश की गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो नेशनल हमारा जो कमीशन बना है शिक्षा का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन लोगों ने बकायदा सिर्फ अकेले ही बैठकर इस पर निर्णय नहीं लिया है। वो गांव-गांव गए हैं, पंचायत तक गए हैं और यहाँ तक कि गांव के जो स्कूल है वहां तक भी पहुंचे, वहां के शिक्षकों तक भी पहुंचे। बिल्कुल, काफी सर्वे की गई है। बकायदा इसको नियोजित रूप में, हाँ जी हाँ, उसके बाद ये चीज आई है। ये अचानक क्यों ही
मतलब रख नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे ये चीजें जो है वो सोच के किए हैं। और विदेशों का जो ये हो रहा है, विदेश में है, विदेशों में है, पढ़ने का है, फिर से मूल्यांकन का है, सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं अच्छी चीजें हमारे यहाँ हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आखिर ये 34 साल क्यों, 34 साल क्यों, ये प्रश्न जो है ये निश्चित तौर पे हमें हो सकता है कि मैं आज जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद उससे बेहतर होता। जहां पर मुझे रट के जाना पड़ता था, आज मैं अभी जो हमारी जो पीढ़ी आएगी, आने वाली पीढ़ी आएगी, वो कम से कम समझेगी तो, अंडरस्टैंड करेगी तो, देखेगी तो, है ना, कि वो कर क्यों रही है और करने के बाद उसका क्या होगा। इतनी सारी डिग्रियां, इतना कुछ है, परंतु क्या कर रहा बच्चा मालूम भी नहीं है ना। तो यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई है और हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, ये बात जरूरी है, इसे अमली जामा पहनाना होगा। यदि ये सिर्फ कागजों में रह गया, जरूर करना होगा, डेफिनेटली वर्कआउट करना होगा। कोई भी नई चीज आती है उसमें काफी काम करने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं प्रदीप सर की तरफ रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, ये जो एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है, बड़े बदलाव हुए हैं, बच्चों को किस तरह का बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर? देखिए, एक तो सारे बच्चे जो हैं, एक तो उनको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, जो अभी आता नहीं है। अभी तो वो रटने का है तो ऐसे थोपा जाता है आज के दिन। तो वो एक जो आनंद है, जो उनका बचपन जो है वो आनंद में गुजरना चाहिए। और इवन कॉलेज के भी बच्चों का जो, उनको पढ़ने में बड़ा मजा आना चाहिए, उनको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अब वो जब उनके चॉइस के सब्जेक्ट रहेंगे, उनको एप्लीकेशन ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो उनको बहुत मजा आएगा सीखने में। एक तो ये बात है। और दूसरा, जब वो पढ़ के निकलेंगे तो वो उनका ज्ञान जो है वो रेडी रहेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में जाके वो पहले दिन से इंडस्ट्री का काम कर सकेंगे, तो वो एम्प्लॉयबल बन के निकलेंगे। तो ये इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जब बच्चों को, हमको तो हायर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्सपेंशन होता रहता है। अभी हालत ये होती है कि जब कोई कॉलेज का बच्चा आता है तो पहले 1 साल तो उसको हमको तैयार करना पड़ता है, हमारा पैसा खर्चा करके, कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली। तो जो काम कॉलेज का है वो हमको करना पड़ता है, तो वो हमको नहीं करना पड़ेगा। और बच्चे को भी पहले दिन से ही तनख्वाह मिलेगी या अच्छी सैलरी मिलेगी और उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये उसको पढ़ने में मज़ा सारे जीवन तक आएगा। लेकिन क्योंकि अब ज़माना ऐसा आ गया है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है कि आप अगर कंटिन्यूसली अगर आप अपने आप को नॉलेज और स्किल से अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे। तो वो जो प्रक्रिया एक शुरू हो गई है कि पढ़ने में, ज्ञान में, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल में जो मजा आ रहा है वो आपको कंटिन्यू करेगा सारा जीवन। और आप एक इस तरह की हैबिट में आ जाएंगे कि आप पढ़ने में आपको मजा आएगा। जैसे आपको दूसरी चीजों में करने में मजा आता है, वैसे ही पढ़ने और स्किल गेन में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको उसी तरह से इतने साल तक पढ़ाया गया है। तो आपको ये आप बहुत इजीली कंटिन्यू कर पाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमारे यहाँ जो आज जो आने वाली सेंचुरी है उसमें सक्सेस डिपेंड करेगी तो क्वालिटी ऑफ मैन पावर। जिस भी देश के पास हाई क्वालिटी ऑफ मैन पावर होगा वो देश तरक्की करेगा। तो हमारे देश में अगर हाई क्वालिटी ऑफ मैन पावर हम बनाएंगे तो निश्चित है कि हमारे इतनी यंग पॉपुलेशन है, और अगर वो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल से माने एम्पावर हो जाएगी तो हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। हम तो बन जाएंगे देश सुपर पावर, या जो भी सक्सेस की जो पराकाष्ठ है वहां पहुंच जाएंगे हम लोग। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर जी। गेम चेंजिंग डिसीजन और गेम चेंजिंग मैं बोलूंगा कि जी सर, बोलिए। तो ये है मेरा, तो ये विचार है। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। लास्ट प्रतिक्रिया मैं उनसे लेना चाहूंगी कि त्रिलोकनाथ जी की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि काफी बड़े बदलाव किए गए, बहुत सारे बदलाव है, स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक काफी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आपका क्या कहना है? प्रदीप सर ने तो अपनी बात रख दी। उनका मानना है कि जिस तरह से नए बदलाव किए गए, अगर ऐसे ही चला तो आने वाले जो भविष्य में है बच्चे काफी सक्सेस भी हासिल करेंगे और हमारे देश का भी विकास होगा। देखिए, मैं बस इतना एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, नई शिक्षा नीति है आई, देखो नई शिक्षा नीति आई, हर भारतीयों के हृदय में नई आस है जगाई। तो ये आस जो है
इसे सिर्फ आज तक न रहे, ये आह न बन जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी निर्माता हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे मैं एक शिक्षक के तौर पे जुड़ रहा हूं, चाहे वो विद्यार्थी के तौर पे जुड़ रहा है, चाहे वो ये निर्माण कर रहे हैं, नीति निर्माता जो लोग हैं, इनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि एक बार अपने आप को भारतीय समझ के काम करना शुरू करें और जुड़ें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका दिया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को कि एक सूत्र में बांधा जाए और एक नई शिक्षा नीति के मार्फत से एक नई उड़ान जो है वो हमें लेनी होगी, भरनी होगी, ताकि अपना देश जो है पूरा एक सोने की चिड़िया बन जाए, जहां पर सिर्फ शब्द जो हैं बच्चे रटे नहीं, उसे समझें, जहां पर अपने यहां से जो है विशेषज्ञ बने, पूरे विश्व में फिर से कोई ना कोई अमर्त्य सेन आए, फिर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आए, चाणक्य बने, तो ऐसे ऐसे लोग आए जो पूरे विश्व को बदल के रख दे, एक नई दिशा दे। तो विश्व गुरु बनने का ये अभी मौका है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा, ये जो अपनी शिक्षा नीति जो है नई वाली, ये उसी ओर हमें धकेल रही है। हाँ, अब यदि हम अपनी आंख बंद करके रहेंगे और सिर्फ आलोचना करेंगे, तो देखिए आलोचना से कुछ होता नहीं है निश्चित तौर पे। आपकी प्रतिक्रिया सुषमा झा से हम लेना चाहेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। हमारा देश सबसे यंगेस्ट जवान देश है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा है, सबसे युवा देश है। और जो बेस्ट पार्ट इस पॉलिसी का मुझे लगा है कि जिससे हायर एजुकेशन है वो एक ही अथॉरिटी गवर्न करेंगे उसको, है ना। सब कोई एक अथॉरिटी और सेम ग्रेडिंग सिस्टम होगा, लेवल ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम एक होगा जी। और इसके बाद जो है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट है फ्रॉम एनी कोर्स टू एनी कोर्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारा फोकस जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज पे होगा, ना कि रटने पे। अगर हम देखें, अभी हमारे साइंस के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके इतने बेहाल, इतने परेशान रहते हैं तो उन्हें किसी चीज का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर वो मैथ्स के साथ म्यूजिक लें, मैथ्स के साथ और कोई सब्जेक्ट, फैशन डिजाइनिंग लें, तो डेफिनेटली उनको पढ़ने में मन भी लगेगा, उनका चॉइस भी पूरा होगा, वो खुशी खुशी करेंगे जो भी काम वो करना चाहें। ये एजुकेशन पॉलिसी वो है, ये है तो बहुत अच्छा, बस इम्प्लीमेंट ये बहुत परफेक्टली हर जगह, राइट फ्रॉम केरला टू कश्मीर एक जैसा हो जाए, देन ये विल बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल नेशन। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो नई शिक्षा नीति आई है काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आई है। यहाँ पर ये देखना हो कि इस नई शिक्षा नीति को लेकर के जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके जो भविष्य है वो कहाँ लेकर के जाएगा, क्योंकि सभी लोगों ने हमारे साथ, कॉलेज के निर्देशक भी जुड़े, प्रदीप चोपड़ा हमारे साथ, स्कूल के टीचर्स भी जुड़े, सभी का कहना है कि ये जो नई शिक्षा नीति है काफ़ी अच्छी है और आने वाले बच्चे इसे एंजॉय करके अपने पढ़ाई को करें, क्योंकि अभी जो है बच्चों पर काफ़ी प्रेशर भी रहता है। लेकिन इस नीति के साथ बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करके आगे बढ़ेंगे और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दौर पर बच्चे काफ़ी सक्सेस भी होंगे और हमारे देश का विकास भी होगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज हमने बात की शिक्षा नीति को लेकर के, आपने देखा कि सभी लोगों ने इस शिक्षा नीति का जो बदलाव हुआ है उसका स्वागत किया है। अब यहाँ पर देखना है कि किस तरह से सरकार इसे इम्प्लीमेंट करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, बजट में फिट।